हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उन्हें जिस कांच के आवरण में रखा जाता है उसी आवरण को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा शीशे के बोतल के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक होता है। जो शीशे का बोतल होता है उसके अंदर का तापमान जो होता है वो अधिक होता है और बाहर का तापमान कम होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कांच के आवरण बनाए जाते हैं और इन्हीं आवरण को ग्रीन हाउस कहा जाता है। कांच सूर्य की ऊष्मा को अंदर तो आने देता है किंतु बाहर नहीं जाने देता। यानी जो कांच होता है ये सूर्य की ऊष्मा को अंदर तो आने देता है लेकिन इसको बाहर की तरफ नहीं जाने देता है। ये तो बात हुई कृत्रिम कांच के आवरण वाले ग्रीन हाउस प्रभाव की, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पौधों को गर्म रखने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। जो इसमें गैसें होती हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब ये गैसें कौन कौन सी होती हैं, चलिए जान लेते हैं। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसें हैं वो कुछ जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। बता दें कि कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। यानी ये जो गैसें हैं ये पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है उसको वायुमंडल में बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसों, विशेषकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, में लगातार वृद्धि से पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। अब वायुमंडल में क्या है कि इस प्रकार की गैसों से, और कौन सी विशेषकर, तो विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होने के कारण जो तापमान है वो तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। और तापमान में वृद्धि होगी तो जो वायुमंडल की ऊष्मा है, जो गर्मी है, उसमें भी वृद्धि होती रहती है। इसी वृद्धि को ही वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो ये वृद्धि होती है, तो बता दें कि पॉपुलेशन बढ़ने और मनुष्यों के क्रियाकलापों के कारण CO2 अधिक बढ़ रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अधिक बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा CO2 के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऊष्मा की वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि होती है, ताप की वृद्धि होती है, यानी एटमॉस्फेयर हीट होता है। और विभिन्न ऐसी गतिविधियाँ जो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि करती रहती हैं, तापमान में वृद्धि करती जाती हैं, तो इसी तापमान वृद्धि को ही या इसी उष्मीकरण को ही वैश्विक उष्मीकरण अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ध्रुवीय जो बर्फ है वो पिघल रही है, जो ग्लेशियरों की बर्फ है वो पिघल रही है। तो पिघलने से अनेक देशों के, जो वहाँ के देश हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनके डूबने का संकट पैदा हो गया है। तो इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग अथवा हिंदी में वैश्विक तापमान बढ़ने का अर्थ है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, जिससे सूखा बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, मौसम पूरा बदल जाएगा। मतलब कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं सूखा होगा, कहीं लू चलेगी तो कहीं ठंडी होगी, कहीं बर्फ की चट्टानें पिघलेंगी तो कहीं समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। इतनी सारी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाएंगी। आपको बताते चलें कि विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने वाला देश कौन सा है? चीन है। जबकि अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश देखा जाए तो अमेरिका है। यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करता है चीन। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जित करेगा? अमेरिका। अब आपको बताते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा
हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यानी ये ग्रीन हाउस में जो गैसें हैं उनको कम करने के लिए प्रतिबद्धित है, बनाई गई है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर सन 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा।